नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंशियल मार्केट की नई दुनिया में। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे सारे वर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है। सबसे अच्छा रिटर्न वहीं से मिल रहा है। वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन जो वॉरेन बफेट है, उनकी कंपनी का नाम शायद आपको मालूम ही होगा, वो है बर्कशायर हाथवे। उनके शेयर का भाव $3 लाख, यानी कि इंडियन टर्मिनोलॉजी में गिना जाए तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए का एक शेयर है। वो शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करके वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बने हुए हैं। इंडिया के श्री मुकेश भाई अंबानी, उनका भी रिलायंस का शेयर का प्राइस 1800 रुपया हो जाने की वजह से आज वो वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की, यानी कि स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में या मनी मार्केट में किस तरह से पैसे बनाए जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल मार्केट बेसिक मॉड्यूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठ के आता है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। बहुत कम लोगों को पता नहीं है डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि रोकाण અને बचत એની ખબર उसका पता बहुत कम लोगों को ये पता नहीं है सेविंग्स क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है। जब हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब लोग कहते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो हो सकता है वो सिर्फ सेविंग हो, उसका इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल रहा हो, राइट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? ऐसा पैसा जो थोड़ा सा आप स्पेंड कर रहे हो, बाकी का बचत कर रहे हो, अपने फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। बिल गेट्स ने क्या कहा है? इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। हम लोग क्या कर रहे हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस। अब कुछ थोड़ा बचा है तो फिर सेविंग करते हैं। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि इनकम माइनस सेविंग, और जो बचा है उतना ही आपको नेसेसरी एक्सपेंस करना है। अब जैसे फ्यूचर में जिसका रिटर्न मिल सके, इसके लिए हमें अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में एक जो बेसिक थिंग जो चीज है हमें समझनी है, फ्यूचर में जो अच्छा रिटर्न हमें मिल सके उसी जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नॉर्मली डेट मार्केट जहां पे आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, और इक्विटी मार्केट या करेंसी मार्केट वहां पे आपको वॉलेटाइल रिटर्न मिल रहा है, उसकी हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। जो सबसे पहला प्राण प्रश्न है कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। हमें अपने जो पैसे फाजल पड़े हुए हैं उसको सही जगह पे लगाना चाहिए। हमारे लाइफ के कुछ गोल्स हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादी, खुद का रिटायरमेंट। ऐसे जितने भी गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम एक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी भी जरूरत है। और तीसरा, जैसे सबको पता ही है, कोरोना जैसी महामारी आई जिसको पेंडेमिक बोलते हैं, तो वहां पे बहुत सारे लोगों का काम धंधा छूट गया, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। तो उसी अनसर्टन फ्यूचर को भी संभालने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए? जैसे बहुत कम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, यानी वो मानते हैं कि हम तो अमर पटा लिखा के ही आ गए, हम मरने वाले ही नहीं है। लेकिन जिसका जन्म है उसका अंत निश्चित है। लेकिन
उसको सावधानी से रहने के लिए इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, उसकी भी बात हम आगे करेंगे। अभी हमें ये बात करनी है कि इन्वेस्टमेंट करना कब शुरू करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट को बड़े होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे कि आम की बात करते हैं, आम जब हम उसका पेड़ डालते हैं तब धीरे 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 पेड़ बड़ा होता है और उसमें करीबन 15 से 20 साल के बाद आपको आम खाने मिलते हैं। उसी तरह हमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, जो धीरे 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 करके बड़ा होगा और हमारी फ्यूचर नीड को ये कंप्लीट करेगा। सो आपको पीसफुली रहना है तो शुरुआत में थोड़ी सी ज़्यादा बचत करनी पड़ेगी। लंबी अवधि के लिए अगर आप बचत करोगे तो ज़रूर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आपकी पीछे की ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है। मेन 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन्वेस्टमेंट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। अभी मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, तो जैसे मार्केट नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट, लोग घबरा जाते हैं कि भाई मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और वो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं। ऐसी भूल कभी भी मत करना। मैं दोबारा कह रहा हूं, इन्वेस्ट रेगुलरली, यानी कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर एक इंस्टॉलमेंट भरने चाहिए। जैसे ईएमआई होता है उसी तरह हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर महीने हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी यानी अर्ली एज में आप कर सकते हो वो सबसे बेहतर है, और इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से आपको चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, किसी ने सच कहा है कि वर्ल्ड का 8th वंडर वो है CAGR, यानी कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट। तो इसी वजह से हमें ये 3 चीज को ध्यान में रखनी है: इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या सावधानी लेनी चाहिए? सबसे पहले, जैसे आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो वो बहुत उम्दा ख्याल है। सारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो हमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। यूएस की बात करें तो यूएस में नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, और सैटरडे संडे पूरा एंजॉय कर देते हैं और पैसा स्पेंड कर देते हैं। वहाँ की सिस्टम अलग है, इंडिया की सिस्टम अलग है। यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सारी चीज़ों की ध्यान रखनी है, पर अगर आप इतनी चीज़ों की ध्यान रखोगे तो जरूर से आपको कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले जरूरी है एक आपको अच्छा एडवाइजर, जिसको एजेंट या ब्रोकर बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट का, उसको चुनना है। अब उसके साथ वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको देता है वो पूरा आपको डिटेल में मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको पढ़ना चाहिए। बारीक से बारीक चीज आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वो उसको बुला के उसके साथ बात करके आप उसको समझ सकते हैं, और उसके बाद ही आपको ये समझना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू हो सकती है। तो सबसे पहला कदम है दोस्तों, रीड ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। उसमें आपको ये चेक करना है कि आपको क्या क्या खर्च लग रहे हैं, यानी आपको कितने रिकरिंग कॉस्ट है, कितने फिक्स कॉस्ट है, कितने इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। वो सारी चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि छोटे छोटे खर्चे से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। क्योंकि हम लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 साल, 10 साल या 15 साल में वो एक 1% का भी डिफरेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि एक नौका है, पानी में जा रही है, तो उसमें एक छोटा सा छेद है, तो आगे जाते जैसे जैसे वो आगे जाएगी
वहां पे नौका में पानी आएगा और नौका डूब जाने की पूरी संभावना है। इसीलिए हमें यह करना है कि जहां तक हो सके छोटे छोटे खर्चे में भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमें यह देखना है कि रिस्क और रिटर्न की प्रोफाइल क्या है। रिस्क और रिटर्न की प्रोफाइल का मतलब है हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न। तो हमें यह ध्यान रखना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कौन सी है। अगर कोई बंदा या बंदी, कोई लड़का या लड़की या कोई इन्वेस्टर जिसकी एज यंग है, शादीशुदा नहीं है और उसकी अच्छी खासी नौकरी चल रही है, तो उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास फिक्स इनकम आने की संभावना है। दूसरा, शादीशुदा नहीं है तो खर्चे शायद कम हो सकते हैं। और तीसरा, उसकी यंग एज है तो वो आगे थोड़ी ज्यादा मेहनत करके और पैसा कमा सकता है। दूसरा, आपको देखना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी लिक्विडिटी कितनी है। इसका मतलब है मैंने अगर कहीं पे कोई शॉप ली है तो उसको बेचने में शायद लंबा समय जाएगा, क्योंकि मुझे उसका पैसा चाहिए, तो शायद मुझे डिस्ट्रेस सेल यानी कि कम भाव में उसको बेचना पड़ेगा। अगर इसकी बजाय मैंने बैंक में एफडी की है तो मैं बैंक में जाके प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकता हूं। तो आपको दूसरा पॉइंट समझना चाहिए जिसको कहते हैं लिक्विडिटी। दोबारा मैं बता रहा हूं, पहला जो आपका जो रिस्क है वो है, आपको चेक करना चाहिए सबसे पहली बात, सबसे पहला आपको चेक करना चाहिए सेफ्टी। दूसरा आपको चेक करना चाहिए लिक्विडिटी, कितने जल्दी आप आपका इन्वेस्टमेंट एनकैश कर सकते हो। तीसरा आपको देखना चाहिए आपके जो गोल है वो गोल के हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो गोल कहां तक पहुंचे हैं। मिडवे पे हो तो आपका जो गोल का अमाउंट है वो कितना बड़ा है और गोल तक पहुंचने में और कितना वक्त लगेगा, और इसी रफ्तार से अगर चलेंगे तो ये गोल पहुंच पाएंगे। अगर हाँ, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट चालू रखना है। अगर आपको डाउट है कि आप इन्वेस्टमेंट से डेविएट हो रहे हो तो आपको एडिशनल पैसा डालना है या आपको उसको रीडिफाइन करना है। आगे चलते हैं। आपके पास अगर और कोई अपॉर्चुनिटीज है वो भी आपको चेक करनी है। मार्केट में जितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसको जैसे हम तराजू में तोलते हैं उसी तरह आपको चेक करनी है। यहां से इतना इन्वेस्टमेंट है और इतना रिटर्न मिलेगा, यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट और इतना रिटर्न मिलेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है, रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ आपको करना बिल्कुल जरूरी है। आगे चलते हैं। आपको ये भी देखना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक उसको रीशफल कर सकते हैं, यानी कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, वो आपको देखना है। इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको सोचना है और आपको एक खास ध्यान रखना है, हमेशा ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी यानी कि रजिस्टर्ड ब्रोकर, सब ब्रोकर, एजेंट से ही आपको काम करना है। अगर वो अनऑथोराइज है या अनरजिस्टर्ड है, ऐसे किसी भी एजेंट के साथ आपको काम नहीं करना है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको वो एजेंट को पूछ लेना है, फाइन प्रिंट्स यानी छोटे छोटे अक्षर में जो लिखा है उसको आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेना है, पूरा पढ़ लेना है, जो न समझ में आए उसको पूछ लेना है और उसका क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। और जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से आपको जो सही ऑप्शन लगे उसको चुनना है। जैसे आप में से कुछ लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी हुई होगी, तो आपने अपनी बीवी को कैसे पसंद किया, उसी तरह से आपका इन्वेस्टमेंट आपको उसी तरह से जांच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका लाइफ लॉन्ग रिटर्न आ सकता है। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब है जब हम
किसी का पैसा बोरो कर रहे हैं, पैसे का मतलब है मैं बैंक से पैसा बोरो कर सकता हूं, अपने दोस्त से पैसा बोरो कर सकता हूं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो कर सकता हूं, तो उसके सामने मुझे शायद कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी के सामने मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा मुझे वैसे नहीं मिलने वाला है, मुझे सिक्योरिटी तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद मुझे उसके ऊपर सूद यानी कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जो मैं पैसा यूटिलाइज कर रहा हूं, तो उसके सामने मुझे जो इंटरेस्ट पे करना है, तो वो मैं इज इट अफोर्डेबल टू मी और नॉट। बहुत सारी बैंक्स आपको लोन देने के लिए भी राजी हो सकती है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपका सिविल स्कोर यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। और आपको एक और चीज भी ध्यान में रखनी है, आप कितनी अवधि के लिए ये पैसा लोन पे ले रहे हो। जितनी लंबी अवधि लोगे, आपका इंटरेस्ट का बर्डन सूद समेत आपको वापस देना है। इंटरेस्ट नॉर्मली परसेंटेज पे गिना जाता है। परसेंटेज का मतलब पता ही है, अभी आप स्टेट बैंक में जाओगे तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट है ओनली 2.75%, यानी के 2.25%। शायद आपको यकीन नहीं है, प्लीज आस्क योर बैंक कि आपकी बैंक में आपको सेविंग बैंक का कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर आप एफडी की बात करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट का अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हार्डली 4 से 4.5% है एक साल का। चौंक गए? क्योंकि आरबीआई ने अपने शक्तिकांत दास जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है, उन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट डाउन किया है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो चुका है। तो आपको एक नया ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहां पे इन्फ्लेशन से ज्यादा आपको रिटर्न मिले, देन एंड देन ओनली यू कैन सर्वाइव। अब कौन से फैक्टर है जिससे इंटरेस्ट रेट निर्भर है? जैसे अभी अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर पैकेज बनाया है, उसी तरह इंटरेस्ट रेट निर्भर होता है बहुत सारी उसी तरह इंटरेस्ट रेट निर्भर होता है बहुत सारे फैक्टर पे। सबसे पहला फैक्टर है डिमांड फॉर मनी, यानी कि कितने लोगों को पैसा बोरो करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी गवर्नमेंट वो कितना बोरो कर रहे हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट अगर बोरो कर रही है तो मार्केट में पैसा कम घूमेगा, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम रहेगा और पैसे की डिमांड बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है। शायद पूरे वर्ल्ड से पैसा आ रहा है या फिर लोगों से पैसा आ रहा है। और एक फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है एक हम खुद, दूसरा इन्फ्लेशन, जिसको कहते हैं महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब है टू फ्यू गुड्स चेस्ड बाय टू मैनी मनी। बहुत कम गुड्स के पीछे बहुत सारे पैसे चले गए तो क्या होगा? गुड्स का प्राइस ऊपर होता जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है आरबीआई के कुछ मेजर्स। आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई कुछ अपने पॉलिसीज डिटरमाइन करेगी, उसमें मनी सप्लाई आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाएगा, रेपो रेट आ जाएगा, रिवर्स रेपो रेट आ जाएगा। उसकी वजह से मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ेगा या मनी की डिमांड बढ़ेगी, उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा।